हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अमन सहरावत का नाम सुबह सुबह सबकी जुबां पर है क्योंकि उन्होंने भारत को जो है अब छठा मेडल उनकी झोली में डाल दिया है। देश के लिए उन्होंने जो है गौरव का काम किया है। ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है वो जीत लिया और इसी के साथ टीम इंडिया की मेडल टैली जो है वो यहां पर 6 हो गई है। अमन सहरावत ने कैसे ये कमाल किया, किसको हराया, क्या स्कोर लाइन रहा, पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। डेब्यू ओलंपिक में ही अमन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। 57 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल रेसलिंग में अमन ने ये मेडल जो है वो जीता है। अमन ने पोर्तो रिको के रेसलर को 13-5 से जो है हरा दिया। एक तरफा ये मुकाबला रहा, देर रात को मुकाबला खेला गया था। मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत और 21 साल की उम्र में उन्होंने ये कमाल किया है और भारतीय मेडल टैली जो है इसी के साथ 6 हो गई है, यानी कि 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर भारत के नाम हो गया। मगर बड़ी बात ये कि रेसलिंग से ये खिताब यहाँ पर आया है। पूरा अच्छी तरीके से उनका ये सफ़र रहा। उनका डेब्यू एक तरीके से था ओलंपिक के अंदर और उन्होंने जो है बस एक सेमीफाइनल में उनको एक तरफा हार का सामना करना पड़ा, जहाँ वो वर्ल्ड नंबर 1 जापान के हिगुची से हिगुची से जो है वो भिड़े थे। हिगुची ने जो है बाद में गोल्ड मेडल भी जीत लिया, मगर उसके अलावा सारी फाइट्स जो थी, सारी बाउट्स जो थी, वो एक तरफा एक तरीके से अमन ने लड़ी। बहुत बढ़िया खेल दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, जोश अच्छा, पूरा जिसे जितनी भी आप टेक्निकलिटीज कह सकते हैं उन सब पैरामीटर्स पे जो है अमन खरे उतरे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, हम दोनों ने ही बाउट देखी थी। किस तरीके से एक तरफा मुकाबला रहा उसको जरा एक्सप्लेन करें कि कैसे अमन ने जो है मतलब एक ड्रिवन जो होता है ना बंदा, वैसे उतरे थे मैट पर। पूरी तरीके से मतलब आप देखिए 21 साल के हैं केवल और जिस मैच्योरिटी के साथ मैट पे उतरे। पोर्तो रिको के पहलवान के खिलाफ उनका मुकाबला हुआ था लेकिन बिल्कुल मौका नहीं दिया। पूरे मैच में पोर्तो रिको के जो पहलवान थे वो कहीं ना कहीं कमबैक करने की कोशिश करते रह गए और देखिए बहुत छोटा बाउट होती है, 3-3 मिनट के 2 सेट होते हैं एक तरीके से, 6 मिनट का पूरा मैच होता है पहलवानी में। और अगर 6 मिनट के रेसलिंग मैच में आप कमबैक करते नजर आएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। एक बार आपने बढ़त बना ली तो 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि आप मुकाबला जीत के ही खत्म करेंगे, क्योंकि यूजुअली वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि भाई किसी ने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव कर दिया और आपकी जो बढ़त है वो कम होती जाती है। अमन ने स्टार्ट अच्छा लिया, पहले हाफ में कहीं ना कहीं एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिए, बढ़त बनाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया कि वहां पे टेक्निक समझी कि भाई किस स्ट्रैटेजी के साथ पोर्तो रिको का जो पहलवान है, जो रेसलर है, वो काम करने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो ऑन फोर्स आ जा रहे थे। जब ऑन फोर्स आ रहे थे और वो मैट के बाहर जा रहे थे तो उससे क्या होता है कि आपको पॉइंट नहीं दिए जाते हैं। यहां पे अमन 2-3 पॉइंट मिस कर रहे थे। उनको समझ में आ गया कि भाई ये इनका डिफेंसिव अप्रोच है, कहीं ना कहीं ऑन फोर्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपको पॉइंट नहीं मिलता है। यही चीज का फायदा उन्होंने उठाया और 2-3 बार उनके इस डिफेंसिव मूव को काउंटर अटैक किया अमन ने। 21 साल के हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से मुकाबले में मैच्योरिटी दिखाई, थके नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पहली बाउट में आप बहुत एनर्जी लगा देते हैं, सेकंड बाउट में जब आपको लीड मिल जाती है, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अब बस समय काटें, टाइम वेस्ट करने की कोशिश करें, 3 मिनट खपाने की कोशिश करें। वो करते नजर नहीं आए क्योंकि अक्सर पहलवान वो गलती करते हैं और वहां पर जब बॉडी थक जाती है, रेस्टिंग मोड में आ जाती है, उसके बाद आप देखते हैं कि अचानक से एक काउंटर अटैक आता है और अचानक से प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा जैसे ही सामने वाला पहलवान ले लेता है। तो ये गलती अमन सहरावत ने नहीं की। मात्र 21 साल के हैं लेकिन मैच्योरिटी से समझ में आता है कि किस तरीके की कोचिंग रही है और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी स्किल्स और जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल हैं, हाँ, वो कितने स्ट्रांग है, कहां से इन्होंने कोचिंग ली है। छत्रसाल स्टेडियम में ही कोचिंग करते हैं। जिस तरीके से ट्रेनिंग की है, जिस तरीके से मेंटली ओलंपियन, एग्जैक्टली रवि दहिया से इन्होंने जो है गुरु चेले का रिश्ता है और उन्हीं के वेट कैटेगरी में भी खेलते हैं। 57 केजी वेट कैटेगरी में रवि दहिया भी खेलते थे और इसी कैटेगरी में अब अमन सहरावत आए हैं। मात्र 21 साल के हैं लेकिन जिस तरीके से जिस मैच्योरिटी के साथ फाइट लड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि 21 साल के हैं और बिल्कुल वो समझ में आता है कि क्या क्लास और कितनी बेहतर ट्रेनिंग के साथ उतरे थे। बिल्कुल जी, और अभी बहुत सारी ख्यातियां उनको प्राप्त करनी है क्योंकि उम्र उनके साथ है। मगर इस ओलंपिक में सफर कैसा रहा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो ओपनिंग बाउट थी वो मैसेडोनिया के व्लादिमीर से थी, 10-0 से वो जीती। उसके बाद जो है अल्बानिया के मतलब क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के अबाकरोव को 12-0 से हराया। मतलब दोनों एक तरफा मुकाबले रहे। सेमीफाइनल में जगह बनाई मगर सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 से सामना हो गया, जिन्होंने आगे चल के फिर गोल्ड मेडल जीता। वहां पर वो जो है एक तरफा हारे।
ठीक रे है, हिगुची। 0-10 से जो है वहां पर हार मिली, मगर फिर जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसके अंदर उन्होंने 13-5 से जीत जो है वो दर्ज की है। नरेंद्र मोदी पीएम प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है। क्या बोला है एक बार पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद एक स्टोरी सुनाएंगे, कमाल की स्टोरी जो जुड़ी हुई है अमन से। हमारे पहलवानों ने हमें और भी गौरवान्वित किया है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। तो पीएम ने भी जो है यहां पर बधाई जो है वो दे दी है अमन को। अब अमन के साथ विनेश वाला काम ना हो, ठीक है, कि वो ओवरवेट ना हो जाएं, उसके लिए जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आई है जी सामने। वो कहानी ये है बेसिकली कि भाई सेमीफाइनल बाउट के बाद जब वो हार गए तो उनका वेट जो है वो 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ते हैं, उनका वेट जो है वो 61.5 हो गया था, 4.5 किलो ज्यादा, और समय कम था क्योंकि आपको फिर ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जो है लड़ना है। और इस रेसलर ने और इनके सपोर्ट स्टाफ ने बहुत मेहनत की। 10-12 घंटे के अंदर जो है, तकरीबन शॉर्ट्स प्ले कर दें, 10-12 घंटे के अंदर जो है अपना 4.5 किलो वजन जो है वो उन्होंने घटा लिया। मैच सेशन किया, मतलब मैच सेशन के बाद जो सेमीफाइनल बाउट के बाद 1 घंटा उन्होंने हॉट बाथ सेशन लिया। इसके बाद जो रात को 12:30 बजे वो जिम गए, लगातार 1 घंटे ट्रेडमिल किया, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकाला जाए। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया गया उनके बाद उनको, और फिर 5 मिनट का उन्होंने सोना बात लिया। हालांकि अमन का वजन फिर भी 900 ग्राम ज़्यादा था। ये हम ब्रॉन्ज मेडल की मुकाबले से पहले की बात कर रहे हैं। उस अतिरिक्त वजन को घटाने के लिए उनको मसाज दी गई, लाइट जॉगिंग करने को कहा गया, बाद में 15 मिनट का रनिंग सेशन भी किया गया। आखिरकार जिस दिन मुकाबला था, ब्रॉन्ज मेडल मैच थी, उस दिन सुबह 4:30 बजे जाके उनका वजन जो है 56.9 किलोग्राम हुआ। ये वजन जो है निर्धारित वजन जो है 57 से 100 ग्राम कम था। इसके बाद जाके जो है सपोर्ट स्टाफ ने जो है राहत की सांस ली। हालांकि इस पूरे दौरान आप सोच रहे होंगे कि भाई उन्होंने खाया नहीं क्या, कुछ एनर्जी कहां से आएगी? खाया जी उन्होंने क्या किया कि एक तो वो पूरी रात सोए नहीं, और उसके साथ उन्होंने क्या है कि यहाँ पर जो है नींबू शहद, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है जो आपका जो कट ऑफ करने में और भी हेल्प करती हैं, वो यहाँ पर उन्होंने ये नींबू और शहद, हल्का गर्म पानी लिया, कॉफी पी, ये सारी चीजें जो है कि ताकि वजन जो है ज्यादा ना हो जाए, वो विनेश वाला काम ना हो जाए, और उसके बाद फिर जो है एक मेडल कहीं चूक ना जाए भारत की झोली से। तो इस तरीके से जो है 10-12 घंटे के अंदर वजन भी घटाया गया और उसका फायदा मिला। उस बाउट के अंदर एक हंगरी पहलवान जो है पूरा नजर आया और एक तरफा जीत हासिल की। इतना सब कुछ करने के बावजूद मुझको तो हैरानी हो रही है कि उस बाउट के अंदर आप ये देखिए एनर्जी लेवल इंडियन एथलीट का, इंडियन रेसलर का बहुत ज्यादा, तो थक ही नहीं रहा था। उल्टा दूसरा जो था पोर्टोरिको का रेसलर, वो बीच बीच में ब्रेक ले रहा था, कुछ ना कुछ हथकंडे ऐसा कर रहा था कि उसको सांस आए। बिल्कुल, और ये बताता है कि देखिए घूम फिर के बात एक जगह पे आ जाती है, ट्रेनिंग कितनी कमाल की रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आप बात करें, मेंटल ट्रेनिंग की बात करें, बिल्कुल मैट पे जब उतरे ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं लगा उनकी शक्ल पे कि वो थके हुए हैं, रात भर सोया नहीं है। ऑलरेडी इतनी सारी मेहनत करके आ रहे हैं, 5 किलो वजन, लगभग 4.5 किलो वजन घटा के आ रहे हैं, शेड आउट करके आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। और 6 मिनट उनको पता था कि ये 6 मिनट उनको ख्याति दिला सकते हैं, ये 6 मिनट उनकी पहचान बना सकते हैं। जितनी इतने सालों की मेहनत है वो सारी इसी 6 मिनट में इनको दिखानी थी, ताकि आगे चल के इनका एक बड़ा नाम हो। और कहीं ना कहीं उस चीज को अपने दिमाग में रखा। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है देखिए, और थ्रू आउट द मैच मोटिवेटेड नजर आए। बिल्कुल आपने सही बात कही, पोर्टो रिको के जो पहलवान थे, जो रेसलर थे, वो कहीं ना कहीं बार बार जो है समय निकालने की कोशिश, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे कि कभी अपने इक्विपमेंट सही कर रहे हैं, कभी पानी पीने की बात कर रहे हैं, कभी स्प्रे मंगा लिया अपने चोट के लिए। तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे। इससे पता चलता है कि कितने डोमिनेंट थे, और कहीं से बिल्कुल नजर नहीं आया। और ये जो अभी आपने बात बताई, 4.5 किलो वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको शेड आउट करना, बार बार हम बात कर रहे हैं। देखिए इस तरीके के ना रेसलिंग की दुनिया में जब आप घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेसलरों की दुनिया इतनी आसान नहीं है। जब ओलंपिक्स वगैरह या इस तरीके के बड़े ओलंपिक्स या इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, तो ये पहलवान कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, रात में सोना नहीं, नींद नहीं पूरी होती है, उसके बाद पूरे देश का भार होता है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खिलाड़ी बहुत शानदार करे। विनेश फोगाट की हमने बात की, 100 ग्राम एक्स्ट्रा रह गया। ये चीजें पहलवानों में हो जाती हैं, क्योंकि जब वो कट करना शुरू करते हैं बॉडी से अपने वेट को, उसके बाद आप अगर पानी भी पी लेते हैं ना, तो उस पानी से भी आपका 1 किलो 2 किलो वजन बढ़ सकता है। इतना ज्यादा कट ऑफ करते हैं वो पहलवान। और वही चीज, इनफैक्ट आपने इसकी बात की है तो एक और बात बता देता हूं कि रे हिगुची जो जापान के पहलवान है,
उन्होंने जिन्होंने अमन सहरावत को सेमीफाइनल में हराया टेक्निकल सुपीरियोरिटी से 10-0 से, और उसके बाद आगे जाके गोल्ड मेडल भी जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में वो एशियन क्वालिफायर्स खेल रहे थे, अगर उसमें जीतते तो डायरेक्ट ओलंपिक का कोटा मिल जाता। और जापान के हैं भी रहे हुगुची, और आप ये सोचिए कि उन्हीं के अपने क्राउड के सामने ओलंपिक हो रहा था। टोक्यो ओलंपिक्स में उनके पास कितना शानदार मौका था अपने देश के सामने मेडल जीतने का, लेकिन 50 ग्राम ज्यादा रह गए वो। सोचिए, केवल 50 ग्राम अपनी वेट कैटेगरी से, और इसी वजह से उनको टोक्यो का कोटा नहीं मिल पाया, टोक्यो ओलंपिक उन्होंने मिस किया। तो उस पहलवान को भी पता है 50 ग्राम क्या फर्क होता है, और उसने इस बार पूरी तैयारी की थी। इस बार जिस तैयारी के साथ रेहिगुची आए, अमन सहरावत ने कमाल किया, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस है रेहिगुची के पास, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं फॉर्मर, तो उनको पता है किस तरीके से मुकाबला लड़ना है, और वहां पे उन्होंने दिखा दिया गोल्ड मेडल जीत के कि कितनी ज्यादा मोटिवेशन भरी थी। और अमन सहरावत ने पहला ओलंपिक खेला, मैच्योरिटी के साथ खेला, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब शानदार आगाज हुआ है। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत को जिताते हैं। बिल्कुल जी। और 11 साल के थे अमन सहरावत जब इनकी माता गुजर गई, 6 महीने के बाद पिता भी गुजर गए। बड़ा मुश्किल होता है वहां से अपने आप को संभालना। आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, डिप्रेशन का भी शिकार हुए, मगर रेसलिंग में जो है अपनी पूरी एनर्जी लगाई, और वो एनर्जी जो है चैनलाइज करके अब आपके सामने है। आप तो छत्रसाल स्टेडियम गए भी हैं। बिल्कुल जी, और मैंने वो कहानी बता भी देता हूँ। छत्रसाल स्टेडियम में बहुत गया हूँ। छत्रसाल स्टेडियम में जहाँ पे ये अमन सहरावत रहते हैं, उन्होंने अपने दीवार के ना पीछे, जहाँ पे बेड है, तो बेड के पीछे दीवार पे ना हाथ से लिखा हुआ है कि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, आसान नहीं होता है, और ये कितना मुश्किल है ये कहानी इनकी बताती है कि ये सफर आसान नहीं होता है। लोग कहानी बाय करते हैं, मतलब सक्सेस जो है उसको बाय करते हैं, उसको देखते हैं, मगर जो पीछे स्ट्रगल हुई होती है ना, उसको कोई नहीं देखता। उस समय वो खिलाड़ी अकेला होता है, कोई 1-2 लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, परिवार वाले ज्यादातर, और यही सपोर्ट सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। बाकी तो आगे आदमी कैरी ऑन कर ही लेता है। चलिए जी, क्या क्या इन्होंने अभी छोटी सी उम्र में कमाल किया है वो आपको बता देते हैं फटाफट से। ग्राफिक्स दिखा दीजिए। 2021 में जो है इन्होंने पहला नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, और उसके बाद 2022 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 21 साल की उम्र है, हरियाणा के झज्जर जिले से आते हैं। वैसे हरियाणा से एक चीज़ याद आई कि 6 मेडल हैं, मेरे ख्याल से 6 मेडल हैं, और उसमें से 4 या 5 तो हरियाणा से ही। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। आप कुसाले को छोड़ दें, ठीक है, हॉकी का मेडल छोड़ दें, हाँ, ठीक बस है, ये 2 मेडल छोड़ दें, बाकी 4 सारे तो मेडल बिल्कुल। इनफैक्ट आपको सर्वजोत जिन्होंने मनु भाकर के साथ जीता था, है सरदार। टेक्निकली अगर आपको नहीं आइडिया तो आपको ये लगेगा हो सकता है पंजाब से हो, लेकिन वो भी हरियाणा से हैं। सरदार जी भी हमारे हरियाणा से हैं, मनु भाकर हरियाणा से हैं। फिर आपने अमन सहरावत की बात की, ये हरियाणा से हैं। तो ये नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं ही बिल्कुल। तो देखिए, नो डाउट हरियाणा में जो खेल को लेकर कल्चर है, स्पेशली पहलवानी को लेकर जो कल्चर है, जितने भी बड़े पहलवान आते हैं अक्सर आप देखेंगे उनका ताल्लुक हरियाणा से ही होता है। हालांकि देखिए, हरियाणा से होते जरूर हैं, लेकिन ट्रेनिंग सारी दिल्ली में ही होती है, मोस्टली छत्रसाल स्टेडियम में ही होती है, और वहां से ट्रेनिंग करके निकलते हैं। नो डाउट उनकी फिजिक भी वैसी है, थोड़ी सी बनावट भी शरीर की वैसी होती है जो सपोर्ट करती है उनके स्पोर्ट को। लेकिन फिर भी अंत में भारत को ही मेडल मिलना है, और इसमें चाहे वो केरला के कन्याकुमारी से आए या जम्मू कश्मीर से आए, भारत को मेडल मिलता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हालांकि इस बार हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी रहे इस ओलंपिक में। बहुत सारे 4-6 लोग तो चौथे पोजीशन पे रहे, 4th और 5th पोजीशन पे फिनिश हुई, जो अनफॉर्चुनेटली आप कहेंगे, क्योंकि अनलकी, और बहुत, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत तरीके से चला गया, या सब फर्स्ट टाइम ओलंपियंस थे, और 4th फिनिश करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्य सेन की बात कर ले हम, फिर शूटिंग में हमारा एक रह गया। हमारी निशा दहिया जो पहलवान थी, 7 पॉइंट की लीड, 8-1 से आगे थी वो, लेकिन 1 मिनट रहता है मुकाबले में, और उनकी उंगली में और कंधे में दिक्कत आ जाती है पहलवानी करते हुए, और वहां से फिर जैसे तैसे लड़ते भिड़ते मुकाबला वो लास्ट तक खींचती हैं, लेकिन लास्ट में हार जाती हैं। तो ये बहुत सा, वो मुकाबला जीत जाती तो 1 पदक भी पक्का हो जाता हमारा। तो कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट रही है इंडिया कैंपेन जो है इस बार, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करें, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक 6 मेडल आए, पिछली बार तो हमने 7 मेडल जीते थे, मेडल अब भी आ सकते हैं हमारे, और भी उस पर भी बात करते हैं, कुछ चुनौतियां बची हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पिछले ओलंपिक से ज्यादा बेहतर हमारे खिलाड़ी। बिल्कुल, देखिए आप एक स्टेप आगे तो गए हो, वो रिजल्ट्स जो है वो मैटर जरूर करते हैं, मगर रिजल्ट्स में बिलीव करिए रिजल्ट आएगा धीरे, बिल्कुल रिजल्ट्स भी वो आएंगे। मगर इन सब चीजों के बीच में एक चीज अच्छी ये हुई कि रेसलिंग ने ना आपको बीजिंग ओलंपिक से, मतलब 2008 से जो है निराश नहीं किया। हमेशा रेसलिंग से ना कुछ मेडल जरूर आता है। आपको बता देते हैं कब कब आया है। 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग में। 2012 में फिर सुशील ने जीता, योगेश्वर दत्त ने भी जीता।
जीता। 2016 में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में मेडल निकाला, पहली वुमेन बनी जिन्होंने रेसलिंग में भारत के लिए मेडल निकाला। 2020 में रवि दहिया जो एक बड़े भाई की तरह हैं अमन सहरावत के लिए, उन्होंने मेडल निकाला। बजरंग पुनिया ने मेडल निकाला। ठीक है, तो हर ओलंपिक के अंदर जहाँ रेसलिंग से आपको कोई ना कोई कामयाबी मिलती है, वो एक लेगेसी जो है ना उसको अमन सहरावत ने जिंदा रखा। एक मात्र पुरुष एथलीट थे, रेसलर थे जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और मेडल निकाल के दिया। बिल्कुल। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। बाकी विनीश का तो मामला अभी उस तरीके से चल ही रहा है। तो ये रेसलिंग की जो लेगेसी है ना, इसको ऐसे ही बरकरार रखने की जरूरत है। और ऐसी जीत, ऐसी कहानियां जो हम्बल बैकग्राउंड से निकल कर आती हैं, ये उस फायर में ना फ्यूल का काम करती है। बिल्कुल। कि अगर अमन कर सकते हैं इतनी तकलीफों के बावजूद, तो फिर कोई और भी कर सकता है। बिल्कुल कर ठीक सकता है, है। तो ये चीज जो है ना, ये हौसला बढ़ाती है और ये इंस्पिरेशन से, ये रोल मॉडल्स जो हैं वो बहुत जरूरी यहाँ पर होते हैं। चलिए जनाब, अब एक थोड़ा सा रिकैप सा कर लेते हैं भाई, बता देते हैं भाई कौन कौन से मेडल जो हैं वो अभी तक आए हैं, किस किस ने जीते हैं। फटाफट से वो ग्राफिक्स दिखा दें जिसमें वो सारा इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से जो है मेडल अभी तक हमारे पास आए हैं जी। 16 खेलों में भारतीय एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ठीक है जी, और अभी तक मतलब अभी 15वां दिन है आज। पेरिस में अभी तक भारत की झोली में 6 मेडल हैं। किस किस ने जीते आपको बता देते हैं। मनु भाकर ने भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। एक तो इंडिविजुअल इवेंट था और एक जिसमें मिक्स्ड इवेंट था। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, जो सबसे बड़ा मेडल अभी तक आया है पेरिस ओलंपिक में, सिल्वर उन्होंने दिलाया यहाँ पर। और साथ में हॉकी की टीम ने जो है बैक टू बैक, ठीक है, 2 मेडल जीते। मतलब कि टोक्यो में भी ब्रॉन्ज जीता था और यहाँ पर भी जो है कामयाबी हॉकी की टीम ने हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया, स्पेन को यहाँ पर हराया था। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस को आंकेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो कलर गोल्ड नहीं हुआ, मगर वो देखिए उसमें ना दिन की बात होती है, किस्मत की बात होती है कई बार। ठीक है, मगर ये है कि ग्रोथ, जैसे अभी बता ही रहे थे आयुष, वो ग्रोथ देखने को मिली है। आप 16 खेलों में कॉम्पीट कर रहे हो, आसान नहीं होता कोटा ही हासिल करना, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कहोगे कि जी पाकिस्तान जो है वो 1 गोल्ड मेडल जीत कर आ गया, कितने खेलों में कॉम्पीट किया उन्होंने, बिल्कुल। कितने खेलों में उनके एथलीट्स गए हैं, कितने गए हैं, ये तो देख लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना वो मैटर करती हैं और इन सब की कामयाबी जो है ना वो जश्न मनाने के लायक है। और बड़ी बात यह कि भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में जितने भी खेलों से जुड़े लोग हैं वो इन सब की सराहना करते हैं, सपोर्ट करते हैं और जितना हो सके इन चीज़ों को आगे बढ़ाने, इन खेलों को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिशें जो हैं वो लगातार यहाँ पर की जा रही हैं, विच इज़ ए बिग थिंग। चलिए जी, अब आज क्या हो सकता है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आज भी मेडल की उम्मीद है। बिल्कुल। ठीक है, 2 उम्मीदें, एक तो मतलब कॉम्पीट करके आएगा, एक हो सकता है केस जीत के आ जाए। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का 15वां दिन है आज। ठीक है, और 2 मेडल की उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है 15वें दिन। ठीक है, 2 मेडल कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। महिला रेसलिंग में रितिका हुड्डा जो है उनके पास मौका ये है। भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से हैं। ठीक है, विनीश फोगाट के मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। फैसला पक्ष में आता है या नहीं सुनी जाती है वो अलग बात है, मगर 14 दिन के खेल के बाद जो मेडल टैली में भारत का नंबर है वो 69 था। ठीक है, अब उस नंबर में कितनी बढ़ोतरी हो पाएगी, अगर मेडल आएगा तो जरूर बढ़ोतरी होगी, नहीं तो फिर वो और थोड़ा खिसक जाएगा एट दी मतलब खेलों के समापन तक। और ये एक चीज़ है जिस पर नज़र बनाए रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। रितिका हुड्डा, कितने चांसेस इनके नज़र आ रहे हैं? आप देखिए, अच्छी रेसलर हैं और कोटा हासिल किया है, क्योंकि जिस कैटेगरी में खेलती हैं वो कैटेगरी इतनी आसान नहीं है। हैवी वेट कैटेगरी में आती हैं ये, वहाँ पे आपके पास आपको दम ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपको एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए बेसिक सी बात है, अगर छोटी बॉडी या कम वेट कैटेगरी के लोग, जैसे कल अमन सहरावत ने खेला 57 kg वेट कैटेगरी, मेंस में लाइट वेट कैटेगरी ही मानी जाएगी, बहुत हैवी वेट नहीं मानी जाएगी। 57 kg वेट कैटेगरी में आपको एक्शन बहुत देखने को मिलेगा, खिलाड़ी ट्विस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे से दांव लगा रहे हैं, पटक रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जब हैवी वेट कैटेगरीज आती हैं तो वहां पे दम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आपके सामने वाला जो पहलवान होता है वो भी हट्टा कट्टा है, आप भी हट्टे कट्टे हैं, तो जब पावर का क्लैश होता है तो वहां पे एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है और मुश्किल होता है इस कैटेगरी में जीतना। जूनियर कैटेगरी में या कम लाइट वेट कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि जिसके पास एजिलिटी या स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो जीतेगा। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में दिखा दिया कि स्टैमिना कितनी ज़्यादा अंतर पैदा कर सकती है। सामने वाले पोर्टो रिको के जो पहलवान थे वो पूरे मैच में सांस लेते ही रह गए और इनकी स्टैमिना बहुत कमाल की थी। तो हैवी वेट में आपको ये चीज़ें, ये तकलीफें बहुत आती हैं। 6 मिनट की बाउट लड़ना हैवी वेट कैटेगरी में बहुत टफ होता है। रितिका से उम्मीद बिल्कुल रहेगी, अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, पहला मैच अच्छा खेल लेते हैं,
दूसरा मैच अच्छा खेल लेती हैं तो आगे अच्छा करेंगी, क्योंकि इनके बाउट भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ हैं। उम्मीद ये करेंगे कि रितिका अच्छी स्टार्ट लेंगे, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन अच्छी हुई है और ओलंपिक का कोटा अपने आप में हासिल करना ही एक बड़ी बात है। जिस तरीके से खेल रही हैं, 5 पहलवानों ने कोटा हासिल किया था, जिसमें से ये भी एक हैं, 4 महिला पहलवान, 1 पुरुष पहलवान। इनसे उम्मीद रहेगी बिल्कुल, अगर आज बेहतर करती हैं तो हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल पोडियम फिनिश। बिल्कुल जी, जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मैं और आयुष फटाफट से हाजिर हो जाएंगे आपको पूरा अपडेट देने के लिए। फिलहाल इस मॉर्निंग शो में अभी बस इतना ही। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।